नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग ट्रैक के इस प्रोग्राम में, जिसमें हम एनसीईआरटी कक्षा 8th की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे पाठ्यक्रम का विश्लेषण हिंदी में हो, लेकिन कई बार कुछ शब्द इतने कठिन होते हैं कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को भी समझने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए हमने कोशिश की है कि हिंदी कीवर्ड्स को इंग्लिश में भी मेंशन किया जाए। आशा है कि आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और आपकी वोकेबलरी में भी बढ़ोतरी होगी। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 8वीं कक्षा के भूगोल विषय से, जिसका दूसरा चैप्टर है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। इसे इंग्लिश में भी मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत माम्बा और पीटर की कहानी से हुई है। माम्बा, जो कि अफ्रीका में तंजानिया के एक छोटे से गांव में रहता था। वहां उसका परिवार घर का काम, बकरी चराने के अलावा वहां की चट्टानी भूमि पर कृषि भी करता था और कुछ मात्रा में मक्का और सेम उगाता था। पर ये उनके परिवार के सालों भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं था। वहीं दूसरी तरफ पीटर, जो कि विश्व के दूसरे भाग में न्यूजीलैंड में एक भेड़ पालन प्रदेश में रहता था, वहां उसका परिवार ऊन प्रक्रमण का कारखाना चलाता था, भेड़ों का पालन करता था और वहां की नवीनतम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करता था और जैविक कृषि से फल और सब्जियां उगाता था। दोनों की जीवन शैली में बहुत ही अंतर था। ये अंतर वहाँ पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधन की वजह से भी है और कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। वो हैं भूमि की गुणवत्ता, मिट्टी, वहाँ उपलब्ध जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और टेक्नोलॉजी का उपयोग। इन सब के आधार पर इन दोनों की जिंदगी में इतना अंतर आ रहा था। आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है भूमि। सभी प्राकृतिक महत्वपूर्ण संसाधनों में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ यानी धरती के कुल 30% भाग ही भूमि है और इस 30% भाग में भी सभी रहने लायक नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के अलग अलग लक्षण के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन असामान्य पाया जाता है। जैसे कहीं उबड़ खाबड़ भूमि है, कहीं तीव्र ढाल वाले पर्वत हैं, कहीं निम्न क्षेत्र हैं जहाँ जल आसानी से प्रवेश कर सके, मरुस्थल क्षेत्र हैं, सघन वन क्षेत्र हैं जहाँ बहुत अधिक मात्रा में वन हैं। ये सामान्यतः यहाँ पर कम आबादी अथवा निर्जन होते हैं, कुछ भी आबादी नहीं होती है। और उपजाऊ मैदान और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि होती है, इसलिए ये स्थान विश्व में सघन बस क्षेत्र होते हैं। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में लोग रहते हैं, अधिक संख्या में लोग रहते हैं। भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग कई कार्यों में किया जाता है, जैसे कृषि में, वानिकी में, खनन में, सड़कों और उद्योगों की स्थापना में। इसे ही भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी भी भूमि के उपयोग में महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। भूमि को स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है निजी भूमि, जिसे प्राइवेट लैंड कहते हैं, और सामुदायिक भूमि, जिसे कम्युनिटी लैंड कहते हैं। निजी भूमि, इसमें स्वामित्व किसी इंसान या परिवार तक ही सीमित होता है। इसमें अधिकार एक परिवार या एक इंसान तक ही सीमित होता है। जहाँ पे सामुदायिक भूमि में समुदाय के संबंधित सभी लोगों के लिए ये उपयोग में लाया जाता है और ओनरशिप समुदाय के सभी लोगों के पास होता है। इसका उपयोग चारा, फलों, औषधीय बूटियों को एकत्रित करने में किया जा सकता है। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, इंग्लिश में कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। जनसंख्या और उसकी मांग हमेशा से बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। इस वजह से सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने
और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए इलीगल हस्तक्षेप करना लोगों ने शुरू कर दिया है। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण यानी भूमि के गुणवत्ता में कमी आ जाना, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मिट्टी का बह जाना, मरुस्थलीयकरण ये पर्यावरण के प्रमुख खतरा हैं। भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या और इसकी बढ़ती मांग के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है और इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। वन रोपण यानी वनों को लगाकर, भूमि उद्धार कर रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग रेगुलेटेड इस्तेमाल से और पशुओं के अतिचारण पर रोक लगाकर इन सब विधियों द्वारा भूमि का संरक्षण किया जा सकता है। अगला टॉपिक देखते हैं मृदा यानी मिट्टी। पृथ्वी पर दानेदार कणों के पतली आवरण को मृदा कहते हैं। मृदा के प्रकार स्थल रूप पर भी निर्धारित होती है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है और यह अपक्षय की प्रक्रिया द्वारा होता है। अपक्षय यानी विघटन होके टूट के पत्थरों से टूट कर बनना। इस इमेज में आप देख सकते हैं मिट्टी के कई लेयर्स दिखाए गए हैं। इसमें 4 लेयर्स हैं। ऊपरी परत जो ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होती है, दूसरी बालू, गाद, क्ले के साथ उप मृदा, तीसरी अपक्षयित चट्टान पदार्थ और चौथी जनक चट्टानें। इस इमेज से आपको मृदा में समझने में आसानी होगी। अब मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं और इनके अन्य कारक स्थलाकृतियां, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय भी है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन यानी मृदा बह जाना और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 महत्वपूर्ण खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो रहा है, क्वालिटी में कमी आ रही है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन यानी वनों को अधिक मात्रा में काटना, पशुओं का अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन और बाढ़ हैं। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां हैं जो हम बारी बारी से देखेंगे। ये हैं मल्च बनाना, वेदिका फार्म, समुच्च रेखीय जुताई, समुच्च रेखीय रोधिकाएं, रक्षक मेखलाएं, चट्टान बांध, बीज की फसल उगाना। पहला है मल्च बनाना। पौधे के बीच जो अनावृत भूमि होती है, जो खुली हुई भूमि होती है, उस पर खरपतवार या प्रवाल से ढककर हम इस मृदा की नमी को बरकरार रख सकते हैं, जो कि बाद में पौधों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वेदिका फार्म, इस विधि द्वारा चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका यानी फ्लैट सरफेस तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि वहां पर फसल उगाए जा सके और ये मृदा अपरदन को कम कर देती है। समुच्च रेखीय जुताई, पहाड़ के समान ऊंचाई के पर समानांतर जुताई कर नीचे बहते हुए जल को अवरोध उत्पन्न कर दिया जाता है, जो नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। समुच्च रेखीय जुताई। रोधिकाएं। समुच्च रेखीय रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल, घास और मृदा का भी उपयोग किया जाता है। इससे मृदा का अपरदन कम होता है और इन रोधिकाओं के सामने जल इकट्ठा करने के लिए खाइयां बना दी जाती हैं। रक्षक मेखलाएं। तटीय और शुष्क प्रदेशों में हवा की गति तेज होती है, उसे रोकने के लिए पेड़ों के कतार में लगाए जाते हैं ताकि मृदा का आवरण को बचाया जा सके। चट्टान बांध। अवरोध के तौर पे चट्टानों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे जल के प्रवाह को कम किया जा सके।
और ये मृदा क्षति को भी रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा की वजह से मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग-अलग समय भिन्न-भिन्न फसलों को एकांतर कतारों में उगाई जाती है। एक ही खेत में पहले एक फसल, फिर दूसरी फसल, फिर तीसरी फसल, फिर पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। एक ही खेत में 3 प्रकार या 2 प्रकार की फसल एकांतर में उगाई जा सकती है। उसे ही बीज की फसल उगाना विधि कहते हैं। जल, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय संसाधन है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए धरती को जल ग्रह से भी संबोधित करते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन महासागरों से शुरुआत हुई थी। बेशक महासागर धरती के 3/4 भागों को ढका है, लेकिन और अनेक प्रकार के पौधों और जंतुओं की मदद करता है। लेकिन महासागरों में जल जो है वो नमकीन है और इसका उपभोग मानव के द्वारा नहीं किया जा सकता है। जो फ्रेश वाटर हैं जिसमें नमक नहीं है वो केवल 2.7% ही है, और इसका भी 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों यानी ग्लेशियर्स के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। केवल 1% जल ही उपलब्ध है जो मानव यूज के लिए उपयुक्त है, सुटेबल है। यह भौम जल यानी ग्राउंड वाटर, नदियां और झीलों में पृष्ठीय जल, वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि जो नमकीन जल है जिसे लवणीय जल कहते हैं वो 97.3% है, बड़ा वाला भाग, और जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 2.7% है। क्योंकि फ्रेश वाटर की मात्रा इतनी कम है, इसलिए पृथ्वी का यह सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। जल वाष्पीकरण, वर्षा और वाह की प्रक्रिया द्वारा निरंतर गतिशील रहता है और इसे ही जल चक्र कहते हैं। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति के कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नगदी फसल की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। इससे जल की मात्रा में अति उपयोग होने लगा है, अति खपत होने लगी है। जल उपलब्धता की समस्याएं, विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका में, पश्चिम एशिया में, दक्षिण एशिया में, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया, ये फ्रेश वाटर की आपूर्ति का सामना कर रहे हैं, की कमी का सामना कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु में स्थित है जहाँ पर सूखा पड़ता है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी वर्षा में विविधता के कारण भी हो सकता है, और अति उपयोग और संदूषण से भी जल का अभाव होता है। संदूषण यानी पोल्यूशन, कंटेमिनेशन यानी जल को गंदा करना। जल संसाधन का संरक्षण, आज शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। बेशक जल एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन इसका अति उपयोग और प्रदूषण से इसे उपयोग के लिए अनसूटेबल बना देती है। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, सीवेज जो अनट्रीटेड होते हैं, कृषि रसायनों का विसर्जन, जल निकायों में औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट, ये सभी जल को प्रमुख संदूषक हैं यानी प्रदूषक हैं। और इन प्रदूषकों को जल निकायों जैसे नदी, तालाबों में छोड़ने से पहले अगर ट्रीट कर लिया जाए, शोधित करके डाला जाए, तो यह प्रदूषण पे नियंत्रण किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को कम करते हैं, जिससे भूमिगत जल की आपूर्ति होती है। जल संग्रहण, पृष्ठीय प्रवाह, जब वर्षा होती है तो पानी इधर उधर फैल जाता है, अगर उसको हम संग्रहित कर लें तो वो भी एक जल संग्रहण का तरीका बन सकता है। जल रिसाव, इसे कम करने के लिए खेतों में सिंचित करने वाले नहरों को पक्का किया जाना चाहिए,
और स्प्रिंकलरों द्वारा सिंचाई करके रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाले जल क्षति को कम की जा सकती है। अधिक शुष्क प्रदेश वाले क्षेत्रों में वाष्पीकरण अधिक होती है। वहाँ पर सिंचाई के लिए ड्रिप अथवा टम्पकन विधि का इस्तेमाल बहुत उपयोगी है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को सुरक्षित किया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन जैव मंडल में पाए जाते हैं। जैव मंडल की परिभाषा देखते हैं। उससे पहले ये इमेज देख लेते हैं जिससे हमें जैव मंडल समझने में आसानी होगी। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इससे जुड़े जो एक संकरे क्षेत्र यानी नैरो जोन होता है उसे ही बायोस्फीयर कहते हैं, यानी जैव मंडल कहते हैं। और इस जैव मंडल में जीवित प्राणियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से संबंधित रहती हैं या एक दूसरे से पे निर्भर करती हैं, उसे पारितंत्र कहते हैं, यानी इकोसिस्टम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, मृदा की सुरक्षा करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में काम करते हैं, हमें फल, तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं। पौधे के अनगिनत और असंख्य उपयोग हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल, शहद और ऊन प्राप्त होते हैं। कीट जैसे मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होती है और ये पारितंत्र में अपघटक की भूमिका निभाती है। चिड़िया जो भोजन के लिए कीटों पर निर्भर करती है वह भी अपघटक का कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक के रूप में जाना जाता है। इसे पर्यावरण का शोधक भी कहते हैं, यानी क्लेंजर ऑफ एनवायरनमेंट। इसलिए इससे हमें ये अंदाजा मिलता है कि प्राणी चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी पारितंत्र यानी इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए अनिवार्य है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मूल रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति को मुख्य रूप से 4 भागों में रखा गया है। ये है वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विशाल वृक्ष उगते हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और सघनता में कमी आ जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार के वृक्ष और घास उगते हैं। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां और गुल्म उगते हैं। इनके जड़ें गहरी होती है, इनकी पत्तियां कटीलीदार होती है और मोमी सतह होती है। ये वाष्पीकरण से होने वाली आर्द्रता को कम करते हैं और घटाने में सहायक होती हैं। शीत ध्रुवीय वाले प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। इन वनस्पति के उदाहरण हैं मास और लाइकन। वनों के उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। सदाहरित वन यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट, पर्णपाती वन यानी डेसिडियस फॉरेस्ट। सदाहरित वन जो सदाहरित रहते हैं और किसी भी ऋतुओं में एक साथ अपने पत्ते नहीं गिराती हैं। पर्णपाती वन वो वन है जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया से होने वाली नमी में हानि को कम करने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपने सारे पत्तियां गिरा देती हैं। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और इसका पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वन के विशाल क्षेत्रों के वनों को काट दिए गए हैं। इससे विश्व भर के वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। हमें इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण के लिए और विचार करने और सही कदम उठाने की जरूरत है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। यह प्राणियों को आश्रय प्रदान करते हैं और
पारितंत्र को अनुरक्षित यानी मेंटेन रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप से पौधों और जंतुओं के आवास नष्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से वनोन्मूलन यानी वनों को काटा जाना, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दवा नल यानी जंगलों में लगी आग और भूस्खलन हैं, जिनमें कुछ प्राकृतिक कारक और कुछ मानवीय कारक हैं। इसका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर और पर्यावरण के महत्व को समझाकर किया जा सकता है। आज मुख्य चिंताओं में एक अनाधिकार यानी इलीगल शिकार है, जिसमें कुछ प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंख, सींग इत्यादि इसके गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकृत शिकार किया जाता है, उन्हें मारा जाता है। इससे कुछ जंतु जैसे चीता, शेर, ब्लैक बक, मगरमच्छ इत्यादि हैं। वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य और जैव मंडल, इन तीनों को वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। बहुत से देश में पशु पक्षियों को मारने और उसके व्यापार के विरुद्ध हैं। जैसे भारत में ही शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंगों और मोरों का मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी साइट्स है, CITES, जिसका फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। इसकी स्थापना की गई है, जिसमें पक्षियों और प्राणियों की सूची तैयार की गई है और इन सूची में दिए गए प्राणी और पक्षियों का व्यापार और शिकार पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया है। आशा है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। नमस्कार।